फरवरी 2016 में फुजू चाइना के अंदर एक अपार्टमेंट में पुलिस वालों को एक लीड मिली थी कि इस अपार्टमेंट से एक केस का सुराग मिल सकता है। एंड पुलिस वालों ने एक टीम बनाकर इस घर के ऊपर रेड मारी, लेकिन ये घर चारों तरफ से बंद था। अब ना सिर्फ ये बंद था बल्कि इस घर को चारों तरफ से प्रॉपरली पैक किया गया था ताकि अंदर की हवा 1% भी बाहर ना आ सके और बाहर की हवा अंदर ना जा सके। लेकिन पुलिस वालों ने इस घर का मेन दरवाजा तोड़ा, अंदर वो एंटर हुए एंड अंदर जाते उन्होंने सबसे पहले बेडरूम के अंदर रखा हुआ बेड देखा एंड उस बेड के ऊपर एक लाश पड़ी थी जो 75 लेयर सी कपड़े की या फिर प्लास्टिक की एक के ऊपर एक उस लाश को ऐसे कवर किया गया था। एंड सिर्फ वहां एक लाश ही नहीं थी बल्कि इस बेड के नीचे कुछ और भी था। चलो यहां तक भी समझ आ रहा था, लेकिन इस घर को इस तरीके से पैक किया गया था कि मानो एक चींटी भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर इसका ताला नहीं खुलेगा। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास, इनफैक्ट इस घर की सिक्योरिटी किस लेवल की थी इसका अंदाजा आप यहां से लगा लीजिए कि कोई भी घर के अंदर एंटर करेगा तो इंफ्रारेड मोशन सेंसर्स तक लगे हुए थे और बहुत ही केयरफुली सब चीज़ों को यहाँ से पैक किया गया था। खिड़कियों दरवाजों के ऊपर टेप लगा कर सभी जो क्रैक्स थे उनको पैक किया गया था। लेकिन ये सब क्यों? देखो यार, मैंने आज तक आपको ना बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताई हैं जो बहुत ही ब्रूटल थी या फिर मैच्योर ऑडियंस के लिए थी, या फिर हॉरर स्टोरीज मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं। लेकिन एक खास कैटेगरी है जिसके बारे में मैंने आपके आगे कभी डिस्कस तो नहीं किया, उसको कहते हैं हम डिस्ट्रेसिंग कंटेंट। ऐसी वीडियोस जिनको देखने पर हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़े या फिर उनसे कुछ सबक मिले या फिर उनसे कुछ सीख मिले या फिर वो हमारे मन के अंदर एंजाइटी पैदा कर दें, ऐसे इंसिडेंट्स को डिस्ट्रेसिंग कंटेंट कहा जाता है। एंड ये वाली वीडियोस भी बिल्कुल ऐसी ही कुछ। मेरी ट्रिगर वार्निंग, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़े बहुत भी परेशान चल रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद दिमाग आपका भी खराब होने वाला है। बट उससे पहले आप अपना दिमाग ठीक कर सकते हैं इस लाइक बटन को दबाकर, क्योंकि ये बीच बीच में आपका ध्यान भटकाता रहेगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें चाइना के फुजू में जाना पड़ेगा और टाइम था 2016 का। और इसी फुजू शहर के एक अपार्टमेंट के अंदर 47 साल की शिया टियन नाम की महिला अपनी जिंदगी निकाल रही थी। असल में शिया एक हिस्ट्री टीचर थी और उसका एक खुद का भी घर नहीं था। ये घर असल में अपार्टमेंट्स बने हुए थे एक स्कूल कैंपस के अंदर। जितने भी स्टाफ थे स्कूल के अंदर काम करने वाले, वो सभी इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहा करते थे। एंड शिया को भी इस अपार्टमेंट में रहते हुए बहुत साल बीत चुके थे, तकरीबन 22 से 23 साल उसने इस स्कूल के अंदर हिस्ट्री टीचर का काम किया एंड अपनी जिंदगी इस अपार्टमेंट के अंदर निकाल रही थी। बट अप्रैल 2015 का टाइम आते आते शिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जितने भी लोग उसके साथ काम करने वाले थे उन सभी को जाकर उसने मिठाई भी खिलाई एंड एक बहुत अच्छी न्यूज दी। उसने कहा कि मेरा बेटा 20 साल का, उसको अमेरिका बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप मिल गई है एंड जल्दी ही वो यहाँ से निकलकर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने वाला है। सभी स्टाफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि वाह कमाल हो गया। एक्चुअल में शिया का लड़का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। सभी को ये बात पता थी कि वो आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करने वाला है। एंड अब क्योंकि उसको अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर स्पॉन्सरशिप मिली थी तो शिया ने कहा कि मैं खुद भी उसके साथ अमेरिका जाने वाली हूँ। स्टार्टिंग के कुछ महीने या फिर कुछ साल मैं उसके साथ वहीं पर रुकूंगी ताकि उसको अच्छे से वहाँ सेटल करवा सकूँ। इसलिए हो सकता है मुझे जुलाई 2015 के बाद ये स्कूल यहाँ से छोड़ना पड़े। वैसे मैं आती जाती रहूंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ से छुट्टी लेकर जाऊंगी, रिजाइन नहीं दे रही मैं। और जैसे ही मेरा बेटा वहाँ पर सेटल हो जाएगा मैं वापस यहाँ आकर अपनी नौकरी ज्वाइन करूंगी। सभी ने यह बात मान भी ली। एंड तब टाइम आया फरवरी 2016 का, जब पुलिस वाले, लोकल पुलिस वाले इस अपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर ये शिया रहा करती थी 47 साल की, इस अपार्टमेंट तक पहुंचे अपने केस को सर्च करते हुए। एंड जैसे उन्होंने इस अपार्टमेंट को देखा बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि इस अपार्टमेंट की बाहर की हर खिड़की, उसके अंदर और बाहर से टेप लगाई गई थी एंड सभी कर्टन्स उनको भी चिपकाया गया था टेप से। एंड इवेंचुअली जब वो इस अपार्टमेंट के मेन डोर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेन डोर पर भी चारों तरफ से नीचे से जैसे उन्होंने झुककर देखने की कोशिश करी तो उन्होंने नोटिस किया कि आगे और पीछे दोनों साइड दरवाजे के टेप लगी हुई है। मतलब कुछ भी चीज अंदर से बाहर नहीं आनी चाहिए एंड बाहर से अंदर नहीं आनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस अपार्टमेंट के चारों तरफ हाई एंड सिक्योरिटी कैमरास, बहुत ही महंगे कैमरा जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, सरकारें यूज करती हैं अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस लेवल के सीसीटीवी कैमरास इस अपार्टमेंट के चारों तरफ लगाए गए थे। एंड जब पुलिस वालों ने इस अपार्टमेंट का मेन डोर तोड़ा एंड वो अंदर घुसे उनको लिविंग हॉल में एक लैपटॉप जो कि अभी चल रहा था, इस लैपटॉप के ऊपर उनकी नजर गई एंड तुरंत वो भागकर उन्होंने देखा कि इस लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये सारे कैमरास चल रहे हैं एंड ये लैपटॉप पूरा एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, एक वाईफाई कनेक्शन के साथ वो कनेक्टेड है। इसका मतलब साफ ये था कि जिस भी बंदे ने सारा सिक्योरिटी का तामझाम यहाँ सेटअप किया है
वो पूरी दुनिया में कहीं से भी अपने मोबाइल में इन कैमराज की फुटेज को देख सकता है इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि ये सारे कैमराज वाईफाई से कनेक्टेड थे। एंड ये भी कुछ नहीं था, जब पुलिस वाले इस घर के अंदर एंटर हुए तो एक बहुत ही तेज अलार्म बजने लगा। एंड पुलिस वालों की नजर जब चारों तरफ देखा उन्होंने कि अलार्म क्यों बज रहा है, तब उनकी नजर गई इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर। मतलब कि इतनी हाई एंड सिक्योरिटी की कोई इस घर के अंदर घुसेगा तो ये इंफ्रारेड सेंसर उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एंड जैसे ही अंदर घुसेगा ये सारा सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। एंड जिसने भी अलार्म लगाया है उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि कोई इस घर के अंदर घुसा है। एंड तब पुलिस वाले इस घर की जांच करते हुए इसके मेन बेडरूम में पहुंचे। एंड बेडरूम के ऊपर बेड पर एक लाश पड़ी हुई थी। एंड उस लाश को 75 अलग अलग चीज़ों से कवर किया गया था। जब पुलिस वालों ने एक एक लेयर, सबसे पहले बेडशीट्स वगैरह थी, बेडशीट्स की लेयर को हटाना शुरू किया, उसके बाद पॉलीथीन वगैरह उन लेयर्स को हटाना शुरू किया। एंड ये सभी लेयर्स बहुत ही परफेक्टली अंदर उसमें फिक्स की गई थी ग्लू से, और साथ में टेप वगैरह लगाकर पूरा अच्छे से बांधा गया था ये जुगाड़। तो सारी टेप उतार कर एक एक करके सारी लेयर्स उन्होंने उतारनी शुरू करी। एंड जब 75वीं लेयर उन्होंने उतारी, बहुत सारा कोयला भी वहां मौजूद था। मतलब साफ ये था कि इसके अंदर से उठने वाली बदबू, ताकि ये कोयला अपने अंदर सोख ले, बाहर ना जाने दे, इसलिए वहां पर कोयले की लेयर भी काफी सारी बिछाई गई थी। कोयले को भी साफ किया। एंड जब हटाकर देखा तो पुलिस वाले भी हैरान, यहाँ कोई लाश नहीं थी बल्कि एक पुतला सा रखा गया था लाश का। पुलिस वाले यार सोच रहे हैं कि ये क्या बीमारी है, यहाँ पर इस पुतले के अंदर से क्या ही स्मेल आ सकती है जो इतनी सिक्योरिटी से इसको यहाँ कवर किया गया है। एंड जब पुलिस वालों ने इस बेड के नीचे देखा तो ऐसा ही एक 75 लेयर वाला एक और तामझाम यहाँ मौजूद था। उसको भी बाहर की तरफ खींचा, 75 लेयर्स वापस उसकी भी हटाई। अंदर बहुत सारा कोयला भी था, वही बेडशीट्स, वही पॉलीथीन वगैरह, ये सारी चीज़ें हटाकर जब उन्होंने नीचे उसके देखा तब वहाँ एक एक्चुअल लाश मौजूद थी। अब क्योंकि इस लाश को जो नीचे मिली थी, इस लाश को कोई भी बाहरी हवा नहीं लगी थी, जिससे लाश लगभग इंटैक्ट कंडीशन में थी। ये बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लाश को वैक्यूम के अंदर रखा गया हो, और बाहर की हवा ना लगने की वजह से इसकी कंडीशन बहुत परफेक्ट थी। इजीली उसको पहचाना जा सकता था। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि 47 साल की शिया की ही थी। पुलिस वालों ने तुरंत इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एंड शिया के बैंक रिकॉर्ड्स उन्होंने खंगाले, क्योंकि वो एक बहुत बड़े रेड फ्लैग थे। जी हाँ, जून 2015 के एंड से शिया के बैंक अकाउंट में अचानक से बहुत सारा पैसा आने लगा, बहुत सारा पैसा। एंड ये सारा पैसा उसके जानने वाले लोग यहाँ भेज रहे थे। उसकी बहन ने 2 लाख येन इसके अंदर डाले, उसके मामा ने तकरीबन 2.5 लाख येन इसके अंदर डाले। तकरीबन टोटल अगर हमारे यहाँ आज के हिसाब से बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए शिया के बैंक अकाउंट के अंदर डाले गए थे, अलग अलग अकाउंट से। एंड सभी उसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, इन सब ने मिलकर इतना पैसा इसके अकाउंट में डाला था। इसके अलावा पुलिस वालों ने इस घर की कुछ ऑर्डर हिस्ट्री भी चेक करी कि इस घर पर क्या क्या ई कॉमर्स से सामान मंगवाया गया था। तो 2015 जून के अंदर यहाँ बहुत सारा सामान आया था, जिसमें बहुत सारे चाकू थे, कुछ बेडशीट्स, कुछ पॉलीथीन रैप्स वगैरह। इसके अलावा डॉक्टर और नर्स की यूनिफॉर्म। और फिर 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कुछ और ऑर्डर्स मंगवाए गए, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर्स, मोशन सेंसर्स और कुछ तारें, और साथ में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह। एंड साथ में बहुत सारी परफ्यूम्स और टेप वगैरह, ये सब कुछ ऑर्डर किया गया। ये सारे ऑर्डर 2 फेजेस में आए थे, एक पहले कांड होने से पहले एंड एक कांड होने के बाद। एंड ये सारा सामान इसी कांड होने से पहले और कांड होने के बाद में इस्तेमाल किया जाना था। एंड फिर सारा काम शुरू हुआ पैसे आने का बैंक अकाउंट के अंदर। 15 जुलाई के बाद से शिया के बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आने लगा, सभी रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह से, जैसा मैंने आपको बताया। एंड ये पैसा लगातार आता ही रहा। एंड जो बंदा पैसा भेज रहा था उनको पहले मैसेजेस भेजे गए थे शिया के ही मोबाइल से कि वो और उसका बेटा अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे का अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो चुका है। एंड क्योंकि उसको वहाँ जाने पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड मैं भी खुद उसके साथ जा रही हूँ, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। एंड क्योंकि उसके कलीग्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, उसके रिश्तेदारों ने, सारों ने पैसे डाल दिए। एंड पूछा कि कब जाने वाले हो, तब शिया ने रिप्लाई किया था कि 25 जुलाई के दिन हमारी फ्लाइट है। एंड उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए तुमसे टच में नहीं रहेंगे, हमारा मोबाइल फ़ोन भी बंद रहेगा, सो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जैसे मैं वहाँ से वापस आऊँगी, तुमको वो पैसा जो तुमने मुझे उधार दिया है वो मैं तुमको दे दूंगी। असल में शिया का बेटा 20 साल का वू, ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। इसने बहुत ही छोटेपन में अपने टैलेंट को दिखाना शुरू कर दिया। वो सारी पढ़ाई ये कर रहा था जो इसको स्कूल में नहीं सिखाई गई, जो कॉलेज में नहीं सिखाई गई। और सभी को लग रहा था कि ये बड़े होने पर अच्छा साइंटिस्ट बनेगा या अच्छा इंजीनियर, ये कुछ नया बना कर देगा पूरी दुनिया को जो बहुत काम आएगा। एंड एक्चुअल में सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। लेकिन शिया के इसी बेटे वू ने ये सारा सामान ऑर्डर किया था अपनी माँ के लिए, यानी कि वो 75 बेडशीट्स और साथ में
में वो पॉलीथीन रैप्स वगैरह, परफ्यूम, मोशन सेंसर, सीसीटीवी कैमरा एंड चाकू वगैरह, ये सारा सामान उसने मंगवाया था। एंड इसी वू ने अपनी माँ का कत्ल करके उस माँ को ऊपर से पूरा रैप कर दिया, अलग अलग प्लास्टिक के शीट्स में, बेड शीट्स में, पॉलीथीन के अंदर वो रैप करके अच्छे से उसने सेट कर दिया। एंड ना सिर्फ उसने अपनी माँ को सेट किया बल्कि एक पुतला भी उसने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, एंड इस पुतले को भी बेड के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से रैप किया गया था जैसे नीचे उसकी माँ की लाश मौजूद थी। आसपास के लोगों को यही पता था कि 25 तारीख के बाद ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं, एंड 25 तारीख के अगले दिन 26 जुलाई को जिन जिन लोगों ने पैसा भेजा था उनके पास फिर से मैसेजेस आने लगे, क्योंकि वो ने अमेरिका में अपने हॉस्टल, अपनी यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाकर भेजी थी कि यहाँ पर रहना बहुत महंगा है, हमें और ज़्यादा पैसा चाहिए। उन लोगों ने और भी पैसा इनको भेज दिया। इनफैक्ट इस वू ने तो अपनी माँ की आवाज़ में बात करके सभी रिश्तेदारों को भी कन्विंस कर लिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। किसी ने भी वेरीफाई करने का नहीं सोचा। इनफैक्ट इसने अपनी माँ की हैंड राइटिंग, ये कितना इंटेलिजेंट था इसका अंदाजा यहाँ से लगा लीजिए कि इसने बिल्कुल अपनी माँ की हैंड राइटिंग कॉपी करके उसका रेजिग्नेशन लेटर भी तैयार किया, एंड वो सीधा स्कूल में भेज दिया कि अब से मैं स्कूल में नहीं आने वाली, मुझे रिज़ाइन चाहिए। जब स्कूल वालों को ये रिज़ाइन लेटर मिला तो उनको अजीब तो लगा कि एक महिला जिसने 22 साल इस स्कूल को दिए हों, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए यहाँ उसने इतनी मेहनत करी थी, लेकिन तब एकदम से उसका रिज़ाइन आता है तो सबको अजीब तो लगा, लेकिन किसी ने भी कंफर्म करने का नहीं सोचा कि वो क्यों ये जॉब छोड़ना चाह रही है। सभी को पता तो था कि वो लोग अमेरिका जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। खैर उसका रिज़ाइन अप्रूव हो गया, एंड जो भी इसकी सैलरी वगैरह थी फुल एंड फाइनल वो सारा उसकी माँ के अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जा चुका था। एंड सो इसी जुलाई 2015 से लेकर फरवरी 2016 तक किसी ने भी शिया से बात करने की ज़रूरत नहीं समझी। जिन लोगों ने उनको पैसा दिया था उन्होंने भी एक बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं समझी कि शिया तुम ठीक हो या नहीं, वहाँ तुम्हारा मन लगा है या नहीं, अमेरिका में सब कुछ कैसा चल रहा है। किसी ने भी एक बार भी कॉल करना जरूरी नहीं समझा। सभी को यही पता था कि वो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। अब इस स्टोरी के अंदर आगे जो हुआ उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर में शिया थी कौन, एंड इसकी पहले की ज़िंदगी कैसी थी, एंड इसका बेटा ये क्या बीमारी थी। असल में शिया का जन्म इसी फूजू प्रोविंस के ही एक छोटे से शहर में हुआ था, एंड जैसे ही वो बड़े होने लगी इसके परिवार ने भी नोटिस कर लिया कि शिया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड जैसे उसने अपनी थोड़ी सी स्टडीज़ कंप्लीट करी, वो टीचिंग लाइन के अंदर घुस चुकी थी। टीचिंग की जॉब करते करते उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी, एंड फाइनली वो 22 सालों पहले इस स्कूल के कैंपस में आकर वो रहने लगी, एंड इसी स्कूल के अंदर उसने अपनी नौकरी शुरू कर दी। बट सन 2010 का टाइम आ चुका था, एंड ये 2010 का टाइम इस पूरे परिवार के लिए ट्रेजेडी वाला था। क्योंकि शिया के पति की मौत 2010 में हो चुकी थी कैंसर की वजह से, एंड इससे ना सिर्फ शिया बल्कि उसका बेटा ये वू, ये भी दोनों बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। जब उसके पति की मौत हुई थी तो आसपास के इन्हीं कलीग्स ने उस टाइम पर भी इस परिवार की मदद करी थी, रिश्तेदारों ने अच्छी मदद करी थी ताकि फाइनेंशियली स्टेबल रह सकें, क्योंकि एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एंड उसके बाद शिया बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, लेकिन फिर भी शिया ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। वो अपने जैसे तैसे करके अपने बेटे को पालना चाह रही थी। बट तब टाइम आया जुलाई 2015 का, जब शिया की तरफ से एक रेजिग्नेशन लेटर आया, एंड ये सभी के लिए चौंका देने वाला था कि शिया ने इतनी, जब उस टाइम पर मुसीबतों का पहाड़ इसके ऊपर था, तब उसने नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो चाहे तो और कहीं बड़े स्कूल में जाकर नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसने इस टाइम पर इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ा, इस नौकरी को नहीं छोड़ा। लेकिन अब उसको अपने बेटे के लिए अमेरिका शिफ्ट होना पड़ रहा है, एंड उसी वजह से उसने नौकरी छोड़ी है। लेकिन ये सारा इल्यूजन इसके बेटे वो द्वारा बनाया गया था। खैर जुलाई 2015 में इस अपार्टमेंट के ऊपर अब ताला लग चुका था। ये दुनिया के लिए तो पूरा परिवार यानी कि माँ और बेटा अब अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन अक्टूबर 2015 में अब इस वू का बर्थडे था, एंड इसने पूरे जितने भी लोगों ने इसको पैसा दिया था इसकी माँ के अकाउंट में, उन सभी को फ़ोन कर करके बर्थडे विशेस वगैरह ली, एंड सभी से बहुत लाइटली कन्वर्सेशन करी। दिसंबर 2015 में ये वापस इसी स्कूल में आया, क्योंकि अब सबकी नज़र में तो ये वू यहाँ नहीं रह रहा था, इसलिए ये कभी बीजिंग चला जाता, कभी फुजियान चला जाता, कभी किसी और शहर में जा जाकर इधर उधर घूमकर अपना टाइम पास कर रहा था। दिसंबर 2015 में वापस इसी स्कूल के अंदर आया है और आकर अपने सभी क्लासमेट से मिला, एंड कहा कि मैं यहाँ अमेरिका से सिर्फ एग्जाम देने के लिए आया हूँ। एंड इवेंचुअली अपने सभी दोस्तों से मिलकर ये अपने घर में भी गया, जहां पर इसकी मां की लाश बहुत ही इंटैक्ट हालत के अंदर रखी हुई थी। एंड तब 30 जनवरी 2016 का दिन आया, जब शिया और उसके बेटे वू के फोन से काफी सारे मैसेजेस आए और सभी रिलेटिव और सभी दोस्तों के पास आए थे कि उनका अमेरिका में मन नहीं लग रहा और वो 6 फरवरी को वापस आ रहे हैं फूजू में, एंड सभी से आकर वहां पर मिलेंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि चलो वापस आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ आकर अपना वो करियर बना लेंगे, वापस नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। एंड 6 फरवरी का दिन आया, लेकिन कोई भी फूजू में ना ही एयरपोर्ट पर ना ही रेलवे स्टेशन पर शिया या फिर वो कहीं नहीं दिखे। 6 फरवरी के दिन पूरा दिन लोग वेट करते रहे कि कब ये लोग आएंगे, कब ये लोग आएंगे, लेकिन ना ही तो इनका कोई कॉल पिक कर रहा था, ना ही इनका कोई अता पता था कि ये लोग कहाँ हैं। इसीलिए 7 फरवरी के दिन सभी रिश्तेदार इकट्ठे
इकट्ठे होकर इस स्कूल में गए जहाँ पर इनका ये अपार्टमेंट बना हुआ था। पहले जाकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से मिले कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए हैं नहीं, आप एक बार उसके अपार्टमेंट को चेक करिए। लेकिन स्कूल वालों ने जाने से मना कर दिया एंड इन लोगों को भी उस अपार्टमेंट तक जाने से मना कर दिया कि जब तक वो लोग यहाँ नहीं आते आप लोग उस अपार्टमेंट में नहीं जा सकते। सभी रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, इसीलिए 7 फरवरी के दिन वो सभी लोग इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन में गए एंड वहाँ जाकर सब कुछ मैटर बताया कि ये लोग आज यहाँ आने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं आए। पुलिस वालों ने पहले तो कहा कि जिन्होंने कर्जा लिया होता है ना रिश्तेदारों से या फिर दोस्तों से, वो उनका कर्जा लौटाना ना पड़े इसलिए वो अवॉइड करते हैं इन सभी लोगों से मिलने से। लेकिन तभी सभी रिश्तेदारों ने कहा कि अगर ऐसी बात होती तो वो हमें मैसेज क्यों करते खुद से कि 6 फरवरी के दिन हम लैंड हो जाएंगे, आप हमें पिक करने के लिए आ जाना, हमसे मिलने आ जाना, वो ये सब कुछ हमें क्यों बोलते। पुलिस वाले भी इस बात से कंफ्यूज। और इस टाइम पर पुलिस वालों ने शिया के बेटे वू के फोन रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए कि उसकी लोकेशन कहां पर है, एक बार देख तो लें कहीं उनको सच में तो कुछ ना हो गया हो, बीच में कहीं दिक्कत ना हो गई हो। तब पुलिस वालों को पता चला कि वो 4 से लेकर 6 फरवरी तक इसका वू का फोन तो हेनान प्रोविंस में एक्टिव है, मतलब इसकी लोकेशन तो वहां की है। लेकिन तब रिश्तेदारों ने बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो जुलाई 2015 से अमेरिका गया हुआ है अपनी मां को लेकर, तो इसका फोन हेनान प्रोविंस में एक्टिव कैसे हो सकता है। ये बात सुनते ही पुलिस वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कि क्या बात कर रहे हो, ना सिर्फ 4 से लेकर 6 तक बल्कि इससे पहले भी उसका फोन चाइना में ही है, इधर उधर घूम रहा है, कौन से अमेरिका की बात कर रहे हो तुम। इनफैक्ट 3 फरवरी 2016 के दिन तो उसने इसी हेनान प्रोविंस में रहते हुए एक एटीएम से पैसा भी निकलवाया है। अब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी एंड ये जो फोटो आप अभी स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं ना, ये अंतिम फोटो होने वाली थी पुलिस के सामने, क्योंकि अब एक 3 साल की बहुत लंबी दौड़ शुरू होने वाली थी कि आखिर पुलिस वाले कैसे इस तक पहुंचेंगे एंड ये क्या कुछ करने वाला था पुलिस वालों के सामने खुद को बचाने के लिए एंड क्या कुछ इसने किया था। उसका रीजन जानकर तो आपको बिलीव नहीं होगा कि विकी सच में इसीलिए उसने अपनी मां का मर्डर किया था। 14 फरवरी 2016 के दिन पुलिस वालों ने इस घर के अंदर एंटर किया था। घर अंदर से बिल्कुल वैसा ही फुली पैक्ड, एक भी लाइट उसकी ऑन नहीं। लिविंग हॉल में एक टेबल के ऊपर लैपटॉप चल रहा था, उसकी स्क्रीन के ऊपर ये 4 कैमरे एंड इसके साथ एक वाईफाई राउटर कनेक्टेड था। पुलिस वाले इस केस को सुनते ही समझ चुके थे कि इसके अंदर प्राइम सस्पेक्ट शिया का बेटा वू है एंड उसको ही अब हमें ढूंढना है। एंड ये बात उनकी कंफर्म हो चुकी थी क्योंकि जो भी अली पे से उसकी मां के अकाउंट में पैसे मंगवाए गए थे उसने तुरंत अपने अकाउंट में ट्रांसफर करे थे। इसके अलावा जो भी वो ऑर्डर्स लगाए गए थे वो भी उसके खुद के नाम पर थे। एंड साथ में अक्टूबर और दिसंबर 2015 में दोनों बार इसको एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैप्चर किया गया था एटीएम में पैसे निकलवाते हुए। सो ये सारा कुछ साफ था कि पुलिस वालों को सिर्फ ये वो ढूंढना है एंड ये केस यहीं पर क्लोज हो जाएगा। पुलिस वालों ने उसके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन जारी करी। सबसे पहले उसके ऊपर तकरीबन 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया। हर मीडिया टीवी चैनल के ऊपर, हर अखबार के अंदर, हर पब्लिकेशंस में उसकी फोटोज लगी थी वांटेड के साथ एंड नीचे अमाउंट लिखी हुई थी कि इतना पैसा मिलेगा उसकी जानकारी देने पर। लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पुलिस वाले आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि सभी की नजर में वो एक परफेक्ट सन था, एक बहुत ही आदर्श बच्चा। वो जो हम पढ़ते थे ना पहले, सुबह जल्दी उठना, नहाना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, खेलना कूदना, बिल्कुल वैसा ही कुछ ये वो। लेकिन पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी थी, इसके रिलेटिव से भी पूछा गया तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। इसके अलावा ये वो तो अपनी माता के साथ ही इसी स्कूल के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा था एंड इसके एकेडमिक्स इतने ज़्यादा अच्छे कि चाइना के अंदर एक स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम गाओकाओ के नाम से जानते हैं एंड ये एग्जाम वहाँ के हर बच्चे को पास करना पड़ता है, तभी उसके आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है कि वो कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा। लेकिन इसको वो एग्जाम भी नहीं देना था क्योंकि ऐसे बहुत ही कम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं पूरे चाइना के अंदर जिसमें स्कूल के सभी टीचर्स वोट करते हैं सिर्फ एक बच्चे के लिए कि उनके स्कूल का ये सबसे होनहार बच्चा है, इसको गाँव देने की जरूरत नहीं है, जिस कॉलेज के अंदर ये जाना चाहता है उसके अंदर इसका एडमिशन डलवाओ। और सरकार इस बात को मानती भी है। सो ये वो बच्चा था जो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल था एंड अपना स्कूल पूरा करने के बाद इसी स्कूल ने रिकमेंड किया था पेकिंग यूनिवर्सिटी के लिए एंड वो का एडमिशन भी वहां हो चुका था। एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि चाइना की सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज है। इसके अंदर एडमिशन लेना वहां के हर बच्चे का अपने आप में एक सपना होता है एंड इस वो का उसके अंदर एडमिशन भी हो चुका था। इस पेकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी, हर एग्जाम के अंदर इसका ग्रेड A+ आ रहा था। इसको इस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिली जिसमें इसको अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन के लिए मौका मिल चुका था। वहां पर भी इसको स्कॉलरशिप देकर बुलाया जा रहा था। $1500 तो इसके पास भेज भी दिए गए थे ताकि वो यहाँ पर आ सके। सो चारों तरफ इस वो का बस यही बोलबाला था कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, ये कभी कुछ गलत कर ही
नहीं सकता, ये पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, ये कुछ हटकर जरूर करेगा। इसीलिए इस बंदे का नाम वांटेड के पोस्टर पर देखना अपने आप में सबके लिए हैरानी वाली बात थी, स्पेशली इसके रिलेटिव्स के लिए, जो कि कहीं ना कहीं से जलते भी होंगे इनके बच्चे कि हाँ हमारे रिश्तेदार का बच्चा, तो उसको देखो वो क्या कुछ कर रहा है, वो कितना सक्सेसफुल है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव्स इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि वो ने ऐसा कुछ किया होगा। बट ये बात बिल्कुल सच थी कि इस वो ने अपनी माँ का मर्डर किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूरे चाइना की कोस्टल शहर, जो भी समुद्र से लगते हुए शहर थे, इनके अंदर भाग भाग कर खुद को बचा रहा था पुलिस के पकड़े जाने से। कभी शंघाई में, कभी शेंजन में, कभी इंग्लैंड में, इन जगहों पर बार बार छुपता हुआ फिर रहा था। साथ ही इसने अपनी पहचान भी छुपा ली थी, इसने अपना नाम बदल लिया और वहाँ सारे दिखते तो एक जैसे हैं चिंग चोंग से, इनकी शक्लें तो एक जैसी ही होती हैं, लगभग एक जैसी होती हैं, सो कुछ खास इनमें फ़र्क नहीं होता। लोगों ने इसका ये नाम मान भी लिया जो इसने नया रखा था अपना। एंड जहां पर भी ये जाता वहां अपना एक नया नाम लेकर जाता, एंड जहां पर भी इसको नौकरी मिलती वहां ये अपना नया नाम अप्लाई करता। इसने मोस्टली नाइट बार्स के अंदर अपनी नौकरी करनी शुरू करी, एंड नाइट बार वाले इसको देखते ही रख लेते, क्योंकि एक तो ये दिखने में ठीक ठाक सा, एंड दूसरा इसको इंग्लिश बहुत तगड़ी आती। जो भी वहां पर फॉरेनर कस्टमर्स आते नाइट बार्स में, उनके साथ ये बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करता, एंड ये सबके लिए अजीब था। और जो भी मैनेजर होते वहाँ, उनको इंग्लिश नहीं आती थी जितनी इसको आती थी। ये सभी के सामने ड्रिंक्स वगैरह लेकर जाता, उनसे इंग्लिश में बात करता, और हर नाइट बार का मैनेजर इससे यही पूछता कि तेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से आती है। ये सबको सच बता देता कि ये पैकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, एंड ये पहले बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन अपने आई कार्ड के नाम पर ये हर किसी को एक अलग आई कार्ड दिखाता। इसके पास खुद के 30 से ज़्यादा पहचान पत्र मौजूद थे। जितना भी ये पैसा टिप से और अपनी सैलरी से कमाता, ये उन्हीं नाइट बार्स में पैसा उड़ाने भी लगा। इनफैक्ट इसको अपने नाइट बार के क्लब की मैनेजर वो पसंद आ चुकी थी, इसने उसको प्रपोज भी कर दिया। अब इसका प्रपोजल कैसा था, कितना महंगा था, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लीजिए कि इसने प्रपोज करने के लिए ही अपने यहाँ के हिसाब से तकरीबन 2 लाख फूक मारे। उसको प्रपोज करने के लिए पूरे नाइट क्लब को सजवाया, एंड उसके लिए महंगी महंगी ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर की। तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा आ चुका था, लेकिन वो फिर भी मना कर गई इसको, बहुत गंदा कटा इसका। खैर, इन सब के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू जारी किए हुए था। बेशक वो किसी के अंदर उसने एडमिशन नहीं ले रखा था, लेकिन फिर भी ये बुक्स पढ़ता रहता, उससे अपनी नॉलेज बढ़ाता रहता। इंग्लिश की किताबें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। और तब दिन आया 20 फरवरी 2019 का। 20 फरवरी 2019 के दिन, जिस क्लब के अंदर अब ये नौकरी कर रहा था, उसके मैनेजर ने 19 फरवरी के दिन इसको कहा था कि मेरी 20 की फ़्लाइट है, मुझे वुहान जाना है, तो तुम मुझे छोड़ कर आना वहाँ पर। एंड इसने भी तुरंत हाँ कह दिया कि ठीक है जनाब, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुबह 3 बजे अपनी गाड़ी उठाकर, जो इसने वहाँ रेंट पर ले रखी थी, ये अपनी गाड़ी उठाकर अपने मैनेजर के घर पर पहुंचा। इसका मैनेजर तैयार हो चुका था, एंड तकरीबन 4:30 बजे के आसपास ये लोग दोनों इसी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे शेंजन के। एंड ये अपने मैनेजर को बस टाटा गुड बाय अब कर रहा था। टाटा गुड बाय करके उसका मैनेजर अंदर जा चुका था, एंड अब ये पलट कर वापस अपनी गाड़ी में बैठने वाला था। अब इस पॉइंट पर आपको ये पता होना चाहिए कि चाइनीज सरकार वहाँ, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, वहाँ तानाशाही चलती है, और इसी तानाशाही को मेंटेन रखने के लिए चाइनीज सरकार पूरे देश के अंदर कैमरे लगा कर रखे हुए है, बहुत ही हाई एंड सिक्योरिटी कैमरे। वहाँ हर एक बंदे की मूवमेंट ट्रैक की जाती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कोई कुछ अजीब तो करने की नहीं कोशिश कर रहा। इसलिए चाइनीज सरकार हर किसी के ऊपर नज़र रखती है। एंड ये हाई टेक कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, लिटरली हर सड़क पर, हर गली में, हर मॉल, स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह मिलेंगे। एंड जैसे ये वो इस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा, वहाँ लगे हुए इन्हीं हाई एंड सिक्योरिटी कैमराज के अंदर इसका फेस 4 बार स्कैन हुआ, एंड चारों बार इसका फेस 4 बार स्कैन हुआ। अब क्योंकि ये कैमरा सिर्फ वहाँ पर लोगों के ऊपर नज़र बनाकर नहीं रखते, बल्कि चाइनीज सरकार ने पुलिस वालों को भी अथॉरिटी दी हुई है कि अगर तुमको किसी क्रिमिनल को ढूंढना हो तो तुम उसका फोटो इन कैमराज के डाटाबेस में डाल दो। ये कैमरा अपने आप एआई से उनके फेसेस को स्कैन करके मैच करने की कोशिश करेंगे, एंड तुमको बता देंगे कि ये बंदा उनको कहाँ दिखा है, तुम जाकर उसे पकड़ लेना। एंड इस वू का भी फोटो फुजियन प्रोविंस की पुलिस ने इस कैमरा के डाटाबेस में डाला हुआ था। और जैसे वो शेंजन एयरपोर्ट पर पहुंचा, 4 बार इसका फेस स्कैन हुआ, एंड चारों बार कैमराज ने 98% मैच दिखाया कि ये वही बंदा है जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। एंड वहाँ की पुलिस तुरंत अलर्ट हो चुकी थी कि इसके ऊपर तो 7 लाख का इनाम है, एंड ये अभी एयरपोर्ट पर देखा गया है। पुलिस वालों की गाड़ियां मौके पर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी, एंड उन्होंने चारों तरफ से इस वू को घेर लिया, एंड तुरंत जाकर इसको हैंड्स अप करने के लिए कहा। इसने हाथ अपने पीछे कर लिए। तुरंत ही पुलिस वालों ने इसको हथकड़ी लगाई, एंड इसके मुंह से पहली लाइन यही निकली कि अब और कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। एंड तब दिसंबर 2020 में इस केस का ट्रायल शुरू
हुआ एंड पहली बार इसने कोर्ट के अंदर सब कुछ एडमिट किया। एंड अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसको सुनकर आपको भी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी कैसे है। असल में 2010 में इसके पिता की मौत होने के बाद ना सिर्फ ये बल्कि इसकी माँ भी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। अंदर से वो बिल्कुल बदल चुका था। इसके थॉट्स ऐसे थे जैसे ना ही इस दुनिया में भगवान है, ना ही कोई इसकी मदद करने वाला है। बेशक ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उस टाइम पर भी इसके ग्रेड्स बिल्कुल नहीं गिरे, इसने पढ़ाई में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा घुटता जा रहा था इस बात को लेकर कि उसका पिता अब उसके पास नहीं है, उसका एक सपोर्टिव हैंड उसके पास नहीं है। और ये बात उसने ना ही अपनी माँ को बताई, ना ही अपने दोस्तों को बताई, ना ही किसी टीचर को, किसी को भी नहीं बताया। ये सब कुछ अंदर ही अंदर फेस किए जा रहा था। एंड इनफैक्ट इसने काफ़ी बार खुद की जान लेने की भी कोशिश करी, लेकिन ये उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। टाइम आ चुका था फरवरी 2015 का, जब पूरे चाइना के अंदर एक फेस्टिवल होता है, यहाँ का नया साल टाइप का कुछ होता है। उस टाइम पर पूरा चाइना बंद रहता है 2 महीनों के लिए। एंड उस टाइम पर सभी चाइनीज़ लोग आपस में एक दूसरे के घर, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वहाँ सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल को। एंड इसी मोमेंट पर फरवरी 2015 में इस वू और इसकी माँ के सभी रिश्तेदार भी इनके अपार्टमेंट में इनके साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए। बट इस टाइम पर वू ने नोटिस किया इसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेशक वो सभी रिश्तेदारों की खातिरदारी कर रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है। एंड वो स्पेशली लेज़ली चंग, जिनकी 2003 में मौत हो चुकी थी, चाइनीज़ पॉप स्टार थे ये। एंड इस पॉप स्टार ने 2003 में एक होटल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। एंड इस चाइनीज़ पॉप स्टार के गाने वो बहुत ज़्यादा सुनती है। असल में इस लेज़ली चंग ने हमेशा ही दिल टूटे हुए गाने गाए हैं, कि जैसे किसी का दिल टूट गया हो या फिर कोई किसी को छोड़कर चला गया हो, तो ये इस टाइप के गाने गाए हैं इसने। एंड ये गाने वू की माँ बहुत ज़्यादा सुनती आ रही थी। और ये मोमेंट टर्निंग पॉइंट था वू के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी माँ अपने पति को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। इसके अलावा उसने दूसरी चीज़ नोटिस करी अपने माँ के अंदर, कि उसकी माँ एक नॉवल है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ती है, जिसका नाम ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर है। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ती है। एंड इस नॉवल के अंदर भी जब उसने खोल कर देखा, उसको पढ़ा, तो उसने नोटिस किया कि इस नॉवल की जो मेन कैरेक्टर है वो भी अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे वेस्ट करती हुई खुद को धीरे धीरे तड़पा कर मारना चाह रही है। इन दोनों मोमेंट्स को देखने के बाद वू के माइंड में यही आया कि उसकी माँ इस दुनिया में खुद को अकेला फील कर रही है, क्योंकि उसका पति उसके पास नहीं है, इसलिए वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहती एंड खुद को मौत के और पास लेकर जाना चाहती है। लिटरली कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा कि सिर्फ इन दो चीज़ों को देखकर ये मान ले कि वो सामने वाला आदमी इंसान मरना चाह रहा है। एंड ये तो उसकी खुद माँ थी। एंड ये बात उसने खुद से अपने अंदर प्रिटेंड कर ली कि उसकी माँ ये सैड गाने या फिर ये इस टाइप का नोवेल इसलिए पढ़ रही है क्योंकि वो खुद की जान लेना चाह रही है। वो किसी को ये बात बोल नहीं सकती, किसी के आगे डिस्कस नहीं कर सकती। एंड उसकी इस काम में मैं मदद करूंगा ताकि वो खुश हो जाए। एंड तब उसने 10 जुलाई का दिन एक फिक्स कर लिया। और ये जुलाई की डेट भी उसने बहुत स्पेशल रखी थी, क्योंकि ये 7 जुलाई ये डेट थी उसके खुद के, यानी कि वू के जन्मदिन का उल्टा 7 अक्टूबर ये उसकी डेट थी। एंड इसलिए उसने उल्टा करके 10 जुलाई ये डेट फिक्स कर ली कि हाँ, इस दिन वो अपनी माँ को इस दुनिया से अलविदा कर देगा, ताकि वो ऊपर जाकर अपने पति से दोबारा मिल सके और इन दोनों का प्यार वापस शुरू हो सके। यहाँ उसकी माँ खुश नहीं है, इसलिए उसने अपनी माँ को बिना बताए बहुत सारा वो सामान ऑर्डर किया, चाकू वगैरह, वो शीट्स वगैरह, थिनर वगैरह, साफ सफाई का सामान, केमिकल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ऑर्डर की। खुद को तैयार उसने पूरे तरीके से कर लिया था। और तब दिन आया 10 जुलाई का, सुबह 5 बजे हर रोज़ की तरह चिया वो उठी अपने बिस्तर से एंड खुद को तैयार कर रही थी, क्योंकि अब उसे अर्ली मॉर्निंग अपने स्कूल जाना था। और तभी ये भी अपने बिस्तर से उठ चुका था, क्योंकि आज इसे एक बहुत ही स्पेशल काम परफॉर्म करना था। जैसे अपनी माँ को किचन में काम करते हुए इसने देखा, ये पीछे से भागकर अपना एक डंबल और एक हाथ में चाकू लेकर आया एंड अपनी किचन में काम कर रही माँ के पीछे सिर पर उसने पहले डंबल से वार किया। पहले ही वार में उसकी माँ पीछे देखते हुए अपने बेटे को वो नीचे गिर चुकी थी। एंड रिपीटेडली इस वू ने पहले अपनी माँ के सिर के ऊपर वो डंबल से वार किए, पूरा सिर लिटरली खुल चुका था। एंड बाद में उसने गले पर वो चाकू से वार किए, काट दिया पूरा गला, ताकि बचने का कोई भी चांस ना रहे। अपनी माँ की जान लेने के बाद उसकी बॉडी उसने अभी साफ़ नहीं किया, वहाँ ब्लड वगैरह जो पड़ा वो कुछ भी साफ़ नहीं किया। ये सीधा भागा अपनी माँ की डायरी की तरफ, क्योंकि इसको पढ़ना था पिछली रात इसकी माँ ने क्या लिखा था। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी, या फिर मैं कहूँ सबसे दिल तोड़ देने वाली बात ये थी कि 9 जुलाई की रात को सोने से पहले
शिया ने अपनी डायरी के अंदर लिखा था अपने पति के लिए कि थैंक यू, तुमने मुझे ऐसा बेटा दिया, हमारा बेटा बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमने मुझे और मेरे बेटे दोनों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी। ये सब उसने लिखा था अपने लास्ट डायरी के अंदर। उसके बाद वो डायरी बंद कर दी एंड सुबह उसके बेटे ने ये कांड कर दिया। ये लाइन जब वो ने पढ़ी तो वो अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका था। उसको अब फील हो रहा था कि उसने क्या कर दिया, लेकिन उसको अभी भी किए के ऊपर अपने अफसोस नहीं था। तब वो अंदर गया, वापस अपनी माँ की बॉडी को क्लीन करने लगा एंड उसने अपनी माँ की बॉडी वही 75 लेयर ऑफ फैब्रिक में या फिर पॉलीथीन या फिर बहुत सारा चारकोल उसके अंदर पैक करके सीधा बेड के नीचे खिसका दी एंड बेड के ऊपर एक पुतला बनाकर उसको भी 75 लेयर के ऊपर ऐसे रखा। कोर्ट ने तब पूछा कि तुमने 75 लेयर इसके ऊपर क्यों लगाई? क्या तुमको ये डर था कि इसकी बदबू उठेगी, या फिर तुमको ये डर था कि कोई इसको देख ले तो पहचान जाएगा और तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगा, या फिर कुछ और? तब उसने कहा कि नहीं, ना ही तो मुझे टाइम चाहिए था, ना ही मुझे डर था कि कोई पकड़ लेगा, ना ही मुझे इस बात का डर था कि इसकी बदबू उठेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मैंने ये 75 लेयर इसलिए की ताकि मेरी माँ की बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी रहे, क्योंकि मेरे पिता को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड मेरी माँ भी अपने पति के लिए जब भी वो तैयार होती थी तो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा बनकर मेरे पिता के आगे रहती थी। एंड मुझे लग रहा था कि मुझे अपनी माँ की बॉडी को भी पूरा अच्छे से साफ सफाई तरीके से रखना चाहिए, तभी मैंने उसके ऊपर वो चारकोल वगैरह रखा ताकि कोई भी बाहर का कीटाणु वगैरह अंदर आए तो ये चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर ले। 75 लेयर्स लगाई ताकि कोई भी बाहर की गंदगी अंदर एंटर ना कर पाए। एंड तब जजेस ने पूछा कि तुमने वो ऊपर पुतला क्यों लगाया था, उसका मतलब अभी समझ नहीं आया। तब इस वो ने बताया कि ये एक रिचुअल था। मुझे लग रहा था कि मेरी माँ जब मरेगी तब उसकी आत्मा यहाँ से बाहर निकलकर 3 दिन तक हमारे आसपास रहेगी एंड उसके बाद वो ऊपर हेवन में जाएगी, लेकिन 3 दिन तक भी मेरी माँ ना तड़पे, उसकी आत्मा ना तड़पे। इसलिए मैंने मेरी माँ की बॉडी को बेड के नीचे रखा एंड उसके ऊपर एक पुतला रख दिया ताकि सीधा उसकी माँ की आत्मा नीचे से निकल कर ऊपर इस पुतले में आ जाए एंड 3 दिनों बाद यहाँ से ही सीधा ऊपर हेवन की तरफ चली जाए, उसको बीच में कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। और तब जजेस ने पूछा कि तुमने वो मोशन सेंसर्स, इतनी सिक्योरिटी, हाई एंड कैमराज, ये सब कुछ क्यों लगवाए थे? तब इसने बताया कि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल पुलिस वाले इस घर को ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे एंड इसके अंदर घुसकर वो सब कुछ देख लेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर ये लगाए थे ताकि मुझे पता चल सके कि इस घर के अंदर पुलिस एंटर हो चुकी है एंड वो कभी भी मुझ तक पहुँचेंगे एंड इससे पहले कि वो मुझ तक पहुँचे मैं खुद की ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर सकूँ। सो अगर आप लोग मुझे इस दिन ना पकड़ते एयरपोर्ट से तो 1 या 2 दिन में मैं खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था। जो जिसको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला लगा। इसका मेडिकल चेकअप करवाया गया जिसके अंदर डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया कि ये लड़का मेडिकली फिट नहीं है, बट कोर्ट ने ऐसी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट को सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, इसको सब कुछ पता था अच्छे से कि ये क्या करने वाला है। पहले इसने अपनी माँ का मर्डर किया, 7 महीने तक उसकी लाश को एक बेड के नीचे से दबा कर रखा एंड 3 सालों तक ये खुद पुलिस वालों से भागता रहा, इसलिए ये सजा के काबिल है एंड बिल्कुल इसको सजा मिलनी चाहिए। और तब जजेस ने इसके सारे बयानों को सुनते हुए इसको डेथ सेंटेंस दी एंड 26 अगस्त 2021 के दिन इस वू को इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठाकर इसको झटके दिए गए बिजली के एंड उस झटकों से इस वू की भी मौत हो चुकी थी, इसको मौत की सजा मिल चुकी थी। मरने से पहले इसने एक बार अपनी सजा को अपील भी किया था, लेकिन ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ की इस सजा को बिल्कुल बरकरार रखा। बट जब उसको पता चला कि इसकी सजा बरकरार है तब उसने एक अंतिम लेटर जिसमें 24,000 वर्ड से वो लेटर अपने उन सभी रिश्तेदारों के नाम लिखा जिन जिन ने उनको पैसे दिए थे उस टाइम पर। उस लेटर के अंदर उसने अपनी सारी ज़िंदगी लिखी थी कि कैसे मैं बचपन में जब छोटा था डॉक्टर के पास जाने से डरता था, कैसे मुझे खेलना पसंद था, वो सारा कुछ लिखा। एंड उसने कहा कि मैं हमेशा से नंबर 1 रहा था, नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 1 बच्चा, हर चीज़ में आगे था मैं, लेकिन आज मैं नंबर 1 शेमफुल इंसान भी हूँ। मैंने ऐसा काम किया है जो कभी भी माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए फिर भी हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब इसकी मौत की सज़ा पूरे चाइना के अंदर वायरल हुई तो ये आज तक के चाइना के इतिहास की सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड न्यूज़ थी। उस टाइम पर इस न्यूज़ को एक साथ 830 मिलियन लोगों ने देखा था। ये बहुत बड़ा नंबर था, कमाल की बात थी। बट फिर भी ये न्यूज़ वहाँ की अपने आप में एक बहुत बड़ी सेंसेशन बनी। लेकिन आप खुद मुझे बताइए कि यहाँ क्या दिक्कत थी? इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी क्या कोई लड़का ऐसा काम कर सकता था? अनबिलीवेबली। इसलिए कहते हैं इतना पढ़ना लिखना भी दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। पढ़ाई लिखाई इंसान को इतना ज़्यादा घुमा देती है। बेशक शिक्षित होना चाहिए लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। इसने अति कर दी थी इतना पढ़ना लिखना कि उसको पता ही नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। एंड उसी सही या गलत ना पता होने की वजह से इसने अपनी माँ के साथ उसकी हत्या कर दी।
ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा था, मुझे सच में बहुत बुरा लगा शिया के लिए इसमें, क्योंकि वो एक डिवोटेड पत्नी थी, एक बहुत ही डिवोटेड मदर थी, लेकिन उसकी ऐसे मौत हो जाना ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड दूसरा, एक होनहार बच्चा जिसने ये किया, ऑब्वियसली किया, वो एक क्रिमिनल था, मैं उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो एक टैलेंटेड था, अपनी जो दिमाग का उसको इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए था, बट फिर भी जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते। खैर, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ कर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कोई इंसिडेंट कभी देखा था, अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे जरूर जिक्र करें, या फिर मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आकर बताएं। यहाँ मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, किसी भी स्टोरी की बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज चाहिए हो तो उस ब्रॉडकास्ट चैनल में जाकर देखिएगा, या फिर वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नाबुन पादुन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।